नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर, जो कि जीके एंड जीएस का पेपर है। इसमें हमने पिछली क्लास में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, जिसे हम एक और टॉपिक के नाम से भी जानते हैं वृत्तर भारत, इसकी चर्चा की थी। आज अपने इसके दूसरे भाग में कुछ बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और बड़े अच्छे से हम एक एक चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिएगा बात करते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक अपना, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, ये अपने पढ़ चुके थे। प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थाएं और शिक्षण पद्धति, ये हम पढ़ चुके थे। अब अपने ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को अपने अच्छे से करेंगे, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार के विषय में, और ये हमारा दूसरा भाग है इसका। तो दोस्तों, हमने शुरू में जो बात की थी भारतीय संस्कृति के प्रसार की, तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के अंदर हमें इसको बांट करके पढ़ना है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ भागों के विषय में अपने कल चर्चा कर चुके थे। बचे हुए के विषय में आज अपनी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही जो हमारे पास में बच गया था, एक तो था फूनान। फूनान के विषय में हम बात करते हैं दोस्तों। तो प्रथम शताब्दी यानी पहली शताब्दी में ही जावा से ही कुछ भारतीय वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर के इस बस्ती का निर्माण करवाया था। यानी फूनान में भारतीय कहाँ से गए थे? जावा से गए थे। यहीं से जाकर के इन्होंने फूनान के अंदर अपनी बस्ती का जो है निर्माण किया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, फूनान का अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राजा कौन था, तो प्रथम राजा जो था एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था। कौंडिन्य ब्राह्मण हुआ करता था। उसने वहाँ की रानी से विवाह किया और वहाँ पर एक नए राजवंश की नींव डाली। तो दोस्तों, यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फूनान में जो भारतीय शासन की नींव पड़ी वो कहाँ से पड़ी थी? तो जावा के भारतीयों ने ही जाकर के वहाँ पर बस्ती बसाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला शासक इसका कौन सा था और जिसने इसकी स्थापना की थी? तो ये था कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसने वहाँ जाकर के रानी से विवाह किया और वहाँ जाकर के एक नए राजवंश की नींव डाली थी दोस्तों। अब देखिएगा, फूनान का जो राजा था वो किस धर्म का अनुयायी था? यहाँ से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था और उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। वहाँ पर देखिएगा, फूनान का जो राजा था वो जावा से गया था। जावा से जाकर के वहाँ पर इन्होंने बस्ती का निर्माण किया। कौंडिन्य उसका नाम था, इसी ने इस राजवंश की नींव डाली। और ये जो शासक था वहाँ का शैव धर्म का अनुयायी था और भाषा वहाँ पर संस्कृत को इस्तेमाल किया जाता था। भारत से भी इनके अच्छे संबंध थे। तो देखिएगा कैसे हमें पता चलेगा अच्छे संबंध थे। तो दोस्तों, 40 ईस्वी के अंदर फूनान का एक राजदूत भारत आया था और नाम तो अभी उसका ज्ञात नहीं है, लेकिन उसने जो है पाटलिपुत्र के मलुंड राजा थे उसके दरबार में उपस्थित वो हुआ था दोस्तों। तो ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के साथ वो भारतीय ही थे जो जावा में थे। जावा से फूनान चले गए, लेकिन उनका भारत के साथ में भी अच्छे संबंध थे, जिसके प्रमाण हम जब राजदूत तभी भेजे जाएंगे जब किसी देश के साथ में हमारे अच्छे संबंध होंगे। 5वीं सदी में जयवर्मा यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ था। जयवर्मा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो जयवर्मा हुआ। और ये कौंडिन्य का ही वंशज हुआ करता था। कौंडिन्य का ही वंशज था, जो उस समय वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध जो है शासक हुआ था। कहाँ पर? फूनान के अंदर। जयवर्मा के समय संगपाल और भद्रसेन, दो नाम याद रखिएगा, संगपाल और भद्रसेन नामक 2 बौद्ध भिक्षु हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का चीनी भाषा के अंदर अनुवाद भी किया था। ये किसके समय थे आपसे पूछा जा सकता है। संगपाल और भद्रसेन नामक 2 बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अनेक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, किसके काल में थे? तो जयवर्मा के काल में थे। कहाँ पर थे? फूनान के अंदर थे दोस्तों।
यहाँ पर देखिएगा आपको देखने को मिलेगी धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, जहाँ पर सभी लोग प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं, सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं, उसे अपने धार्मिक सहिष्णुता के नाम से जानते हैं। तो इसे वैसे तो अपने हिंदू मुस्लिम के रूप में ही ले लेते हैं धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन कोई भी धर्म हुआ है ना, यहाँ हम देख सकते हैं शैव भी है, वैष्णव भी है, बौद्ध धर्मीय, सभी मिलकर के अच्छे से रहते थे। दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता का एक सामान्य सा अर्थ हम ये ले सकते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म भी अच्छा है। अगर दोनों के धर्म अच्छे हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यही धार्मिक सहिष्णुता होता है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। लेकिन असहिष्णुता की कंडीशन जब आती है, जब हम कहें कि मेरा धर्म बहुत बढ़िया और तुम्हारा धर्म जो है वो बहुत ही घटिया या बेकार है, तब फिर सांप्रदायिकता भी आती है और बहुत सारी चीज़ें जो है आनी शुरू हो जाती है, बड़ी समस्याएं पैदा हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हमें उस समय धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। देखिएगा शैव भी रह रहे हैं, वैष्णव भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं। दोस्तों सभी मिलजुल करके रहते थे। 6वीं शताब्दी तक तो फूनान हमें एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखने को मिलता है। बाद में कंबोज यानी कंबोडिया नरेश ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से ये जो फूनान है, इसमें भारतीय संस्कृति का प्रसार हम देख सकते हैं। जब शैव वैष्णव बौद्ध धर्म वाले साथ साथ रहते थे तो वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनके संकेत भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में एक छोटी सी स्टेट है जिसके विषय में हम बात कर लेते हैं, बाली। और बाली जो है कहाँ है? इंडोनेशिया में है ना। बाली में आज भी आपको हिंदू धर्म और संस्कृति के जो अवशेष हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ से घूमने के लिए जो है बाली जाया करते हैं। वहाँ पर आज भी हिंदू धर्म और संस्कृति के अवशेष हैं। विष्णु, शिव, गणेश, राम, कृष्ण जिनकी पूजा हम आज यहाँ करते हैं वो आज भी वहाँ पर भी इसी तरह से पूजे जाते हैं। ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। इंडोनेशिया में स्थित बाली में 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी शताब्दी में हुई थी, 4वीं शताब्दी के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना जो है इंडोनेशिया स्थित बाली में हो गई थी। यहाँ हिंदू धर्म भी था और बौद्ध धर्म भी था, दोनों ही धर्म यहाँ पर प्रचलित हुआ करते थे। यद्यपि समय के साथ यहाँ पर इस्लाम धर्म का भी प्रवेश हुआ और लेकिन संस्कृति जो थी उसके ऊपर इस्लाम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, वो जस की तस ही रही। यानी हिंदू और बौद्ध धर्म आज भी हमें महापुरुषी रूप में देखने को मिल जाते हैं। इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। आज भी हिंदू धर्म और संस्कृति के अवशेष यहाँ पर विद्यमान हैं। इसके बाद में हम एक राजवंश की ही बात कर लेते हैं जो है शैलेंद्र राजवंश। सुमात्रा के शैलेंद्र राजाओं ने, यानी ये कहाँ के थे? सुमात्रा के शैलेंद्र राजाओं ने जीत कर शैलेंद्र राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने इसके बाद में मलाया, कंबोडिया, जावा और दक्षिणी बर्मा को भी जीता। इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार भी किया था। ये किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। शैलेंद्र राजवंश किस धर्म का अनुयायी था? तो शैलेंद्र राजवंश जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए शैलेंद्र राजवंश की नींव कहाँ से स्टार्ट होती है तो सुमात्रा से होती है, लेकिन इसका प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। धर्म की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। भारत से भी इनके अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। नालंदा में इन्होंने विहार बनवाया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनसे अच्छे संबंध थे। इनके द्वारा सबसे प्राचीन मंदिर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? कलशन का मंदिर है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? बोरोबुदुर है। चैत्य विहार हमने पीछे इसकी बात की थी, अगर आपको याद है कहाँ पर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि देखें आप पिछला भी याद रखते हो या नहीं याद रखते हो। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के विषय में। वैसे तो श्रीलंका की जो चर्चा है वो हमारे रामायण में होती है। हाँ जी, खोल ले। बंद करके जाना ना। रामायण में हमें सारी जानकारी श्रीलंका के साथ संबंधों के बारे में जो है पता चलता है, लेकिन हम
उससे आगे पीछे की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 600 ईसा पूर्व भारतीय जो है वो लंका में जा कर के बस गए थे। 600 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। बंगाल के राजा श्री विजय थे, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और वहाँ पर सिंहल वंश की नींव डाली थी। सिंहल द्वीप भी कहते हैं ना इसको, सिंहल वंश की नींव डाली गई थी। किसके द्वारा? श्री विजय के द्वारा, है ना, सिंहल द्वीप, है ना। इसके बाद में दोस्तों सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ पर भेजा था। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि जब आप अशोक का साम्राज्य पढ़ते हो तो भी आता है, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो तो भी आता है, जब आप संस्कृति पढ़ोगे तो भी आएगा, कला पढ़ोगे तो भी आएगा, मंदिर पढ़ोगे तो भी आएगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक का इतिहास भी है, सम्राट अशोक का धर्म भी है, सम्राट अशोक की कला और संस्कृति भी है दोस्तों। तो एक चीज़ जो है वो सब में आती है, तो उसको एक प्रकार से कॉमन करते हुए आपको पढ़ना चाहिए, इसका एक सामान्यीकरण करते हुए आपको पढ़ना चाहिए। तीस जो थे, इन्होंने यहाँ के राजाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगर आपसे पूछा जाए किसने श्रीलंका के राजाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो उस व्यक्ति का नाम होगा तीस। तो यहाँ जो हमें याद रखना है, भारतीय ही थे जो श्रीलंका जाकर के बस गए। श्री विजय थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर के सिंहल वंश की नींव डाली थी। अशोक ने किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा जो है उसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, और बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो कार्य किया था वो तीस के द्वारा किया गया था। सम्राट समुद्रगुप्त की बात करें तो उसके समय लंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक विहार भी बनवाया था, जिससे हमारे यहाँ इनके साथ में एक अच्छे संबंध के उल्लेख मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि पल्लव और चोल शासक जो थे, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ समय के लिए शासन किया था। यहाँ के मंदिरों को आप देखोगे तो भारत की तरह हैं, यानी भारतीय जो हमारे मंदिर हैं, भारतीय मंदिरों की तरह ही आपको गर्भगृह मिलेगा, अंतराल मिलेगा, मंडल मिलेगा। ये सारी चीज़ें यानी लगभग सिमिलर आपको यहाँ से वहाँ पर देखने को मिलता है। धर्म के साथ साथ ही यहाँ पर आपको पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी प्रसार होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो पाली जो हमारी यहाँ की भाषा थी, ब्राह्मी लिपि, वो भी वहाँ पर जा कर के प्रसारित हुई थी दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पश्चिमी एशिया के विषय में, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया की काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं। कुछ रह जाएगा तो वो अंत में अन्य के रूप में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पश्चिमी एशिया की अगर हम बात करें तो पश्चिमी एशिया में एक ही हमें पढ़ना है, अफ़गानिस्तान, जो कि आज अपने मुस्लिम साम्राज्य के रूप में देखते हैं, लेकिन वो ऐसा था नहीं। ऋग्वेद काल में हमें काबुल, गोमल और अफ़गान नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे ये हमें पता चलता है कि अफ़गानिस्तान से भारत का संबंध बहुत प्राचीन रहा हुआ है ना, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जब हमें इसका उल्लेख मिलता है, अगर हमने वो चीज़ें देखी नहीं होती तो हम कैसे लिख पाते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो अफ़गानिस्तान भारतीय साम्राज्य का ही अंग हुआ करता था, यानी भारत के अंडर में ही आता था, अधिकार किया हुआ था। ह्वेनसांग की अगर माने तो उनके अनुसार 7वीं शताब्दी के अंदर काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था। 7वीं शताब्दी के अंदर काबुल में हिंदू शाही वंश हुआ करता था। अंतिम शासक जयपाल था, जिससे ये राज्य सुबुक्तुगिन ने छीना था। यानी ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर पहले हिंदू शासक ही हुआ करते थे, हिंदुओं का ही शासन था, हिंदू शाही वंश वहाँ पर हुआ करते थे, भारतीय शासन वहाँ पर हुआ करता था। उससे ही सुबुक्तगिन ने छीन करके बाद में मुस्लिम साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। ऑरेल स्टीन क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान और साकूट, जिसे गजनी कहते हैं, में अनेक बौद्ध मठ थे, लेकिन अब छोड़े नहीं हैं इन्होंने। हमने पीछे देखा ना, बामियान की बहुत बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, जिसे 2001 के अंदर तोड़ दिया गया था। इसिडोर और टोलमी ने अफ़गानिस्तान को भारतीय संस्कृति का प्रभाव वाला क्षेत्र बताया है, यानी कुछ न कुछ तो हमारा था, अवशेष मिटा दिए जाते हैं। इस तरह से अब आपको अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे, महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति भी देखने को नहीं मिलेगी। जब धार्मिक कट्टरता पे आता है, बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है, तो फिर इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है दोस्तों।
प्राचीन काल में अफगानिस्तान तो भारत का ही एक अंग हुआ करता था। ऋग्वेद काल में भारतीयों की बस्तियां यहाँ तक फैली हुई थी, ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। मौर्य काल में भी हमने अभी देखा कि अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का अंग था। वस्तुतः प्राचीन काल में अफगानिस्तान उत्तर भारत का ही एक भाग हुआ करता था, जहाँ के लोग, अफगानिस्तान के लोग जो है मध्य भारत की भाषा बोला करते थे दोस्तों। बौद्ध धर्म यहाँ फला फूला। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ हिंदू धर्म का भी बहुत बड़ा प्रचार हुआ करता था, है ना, अब नहीं है। कंधार की अगर हम बात करें तो कंधार यही है अफगानिस्तान में ही। तो यहाँ कपिशा जो है भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कंधार से हमें अशोक का एक अभिलेख भी मिलता है जिसका नाम है सारिकुला, ये याद रखना। अच्छा प्रश्न बनता है कभी पूछा जाए तो पश्चिमी एशिया में एक ही था। मध्य एशिया में आपको काफ़ी बड़े बड़े राज्य देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा हमारे पास में चीन आता है। चीन को अच्छे से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखिएगा, चीन और भारत के भी प्राचीन संबंध थे। इसका जो उल्लेख है हमें महाभारत, मनुस्मृति और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से देखने को मिल जाएगा। लेकिन ईसा की पहली शताब्दी में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान जो है वो प्रारंभ हो गया था दोस्तों। समझिएगा इस बात को कि चीन और भारत के मध्य प्राचीन संबंध थे। ऐसा तो हमें महाभारत, मनुस्मृति और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से पता चलता है। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और चीन के मध्य जो आदान प्रदान हुआ, उसका जो है आगमन जो हुआ, आदान प्रदान जो हुआ, वो पहली शताब्दी से हुआ। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। लगभग 65 ईस्वी में कब की बात है, 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती धर्मरत्न और मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था। मिंगती है ये, बुलाया था दोस्तों, है ना। ये इन दोनों को यहाँ पर बुलाया था इसने। लगभग 65 ईस्वी के अंदर चीनी सम्राट मिंगती ने धर्मरत्न और मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन बुलाया और वे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को वहाँ पर चीनी भाषा में लिखा। 2 बौद्ध भिक्षु यहाँ से धर्मरत्न और मातंग मिंगती और चीनी सम्राट मिंगती के समय धर्मरत्न और मातंग, ये 2 बौद्ध भिक्षु थे जो भारत से चीन में गए। उन्होंने बुलाया था और वहाँ पर जाकर के इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया ताकि वहाँ पर वो भी फैल सके। चीन में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला और चित्रकला का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों। भारतीय गणित, ज्योतिषी, चिकित्सा और संगीत का भी वहाँ पर काफ़ी प्रचार हमें देखने को मिलता है। चीन में कई बौद्ध विहार, गुहा मंदिर का निर्माण किया गया था। भारतीय चित्र शैली का अनुसरण करके कई भित्ति चित्र वहाँ पर भी बनाए गए। भारतीय शैली की वहाँ कई मूर्तियाँ बनने लगी। अब देखिएगा, चीन, भारत से चीन में बौद्ध धर्म पहुँचा और चीन से ही बौद्ध धर्म जो है कोरिया और जापान तक फैला था दोस्तों। तांग वंश का जो काल है वो चीन के इतिहास का बौद्ध काल कहलाता है, ये हमें याद रखना है। तांग वंश का वो जो काल है चीन के इतिहास का बौद्ध काल कहा जाता है। चीन व भारत के मध्य व्यापारिक संबंध भी बहुत ज़्यादा मजबूत थे। दोनों देशों में दूतों का आदान प्रदान भी हुआ करता था। देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, संस्कृति के प्रसार के अंदर व्यापारिक संबंधों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे अमेरिका के साथ में व्यापारिक संबंध है तो अमेरिकी संस्कृति भी यहाँ पे साथ ही साथ आएगी और हमारी संस्कृति भी वहाँ पर जाएगी दोस्तों। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे में आदान प्रदान होता ही है। तो चीन और भारत के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे, तो इसलिए जो है यहाँ से दूतों का भी आदान प्रदान हुआ करता था। मैंने पहले भी कहा ना, तो अच्छे संबंध होंगे तो दूतों का आदान प्रदान होता है ताकि एक दूसरे के धर्म को, कल्चर को, वहाँ के जो मुख्य बातें हैं, मूलाधार हैं, उनको समझने की कोशिश की जा सके। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है हमें सीखनी है वो है चीन और बौद्ध धर्म का संबंध। ये देखिए, चीन, भारत, इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का कैसे वहाँ पर प्रसार हुआ, या कौन सी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, बोधिसैन नामक बौद्ध भिक्षु था, वो चीन से कोरिया और जापान गया और उसने जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था।
तो बौद्ध भिक्षु था बोधिसेन नाम का एक, उसी ने जो है चीन से कोरिया और जापान तक बौद्ध धर्म को फैलाया था। ये हमने अभी अभी देखा था कि तांग वंश का तो जो काल ही है ना, वो चीन के इतिहास का बौद्ध काल माना जाता है दोस्तों। तो मान लीजिएगा राजनीतिक रूप से हमारा वहाँ पर अधिकार न रहा हो, तो महात्मा बुद्ध के कारण सांस्कृतिक रूप से आप वहाँ पर अधिकार देख सकते हो, धार्मिक रूप से आप अधिकार देख सकते हो। आज भी है, आज भी चाइना जाओगे तो आपको बौद्ध ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म अब भी वहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। कुची जो स्थान है वहाँ से कुमारजीव चीन गया और उसने महायान शाखा का प्रचार किया था। ये हम धर्म जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म वगैरह उसके अंदर भी हम इसको देखेंगे। तो कुची से कुमारजीव चीन गया और उसने महायान, बौद्ध धर्म की ही एक शाखा थी, हीनयान महायान में से महायान शाखा का प्रचार किया था। भारत से धर्म रत्न और कश्यप मातंग, ये अभी हमने चर्चा की थी 65 ईस्वी में, जो है धर्म रत्न और काश्यप मतंग जो थे बौद्ध भिक्षु हान वंश के मिंगती के बुलाने पर चीन गए और मिंगती ने इनके लिए वहाँ पर श्वेताश्वर विहार का निर्माण भी करवाया था। चीन में तुलहुआंग की गुफाओं में चित्र देखने में भारत की अजंता गुफाओं के समान दिखाई देते हैं। यही तो हम कह रहे थे ना, पूरा संस्कृति का प्रसार वहाँ भी हुआ था। वहाँ की गुफाओं में जो चित्र हैं वो भारत की अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसी के समान हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें चीन में तंत्रयान शाखा बौद्ध धर्म की, तो उसके संस्थापक बौद्ध भिक्षु अमोघ वर्ष को माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इस पेज से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि महायान शाखा का प्रसार किसने किया, मिंगती ने किसको बुलाया, धर्म कश्यप मातंग जो थे, धर्मरत्न कश्यप मातंग जो थे वो किसके समय में किसके बुलाने पर गए थे, कौन से विहार का निर्माण करवाया था। तो ऐसे प्रश्न, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यहाँ के राजा लियांग बूती ने चीन का राज्य धर्म जो है बौद्ध धर्म को घोषित किया था। तो ये भी कितनी बड़ी बात है ना, लियांग बूती जो था उसने चीन का राज्य धर्म बौद्ध धर्म को घोषित किया था दोस्तों। संगभद्र नामक एक बौद्ध भिक्षुक था, उसने नानकिंग के सम्राट को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। 36 भाषाओं के ज्ञाता धर्म रक्षक 3री शताब्दी में चीन गया था। यहाँ से भारत से ही बात कर रही हैं। फायान इत्सिंग जैसे बहुत से विद्वान यहाँ आए और बौद्ध ग्रंथों को चीन में लेकर के गए, अनुवाद भी किया और वहाँ पर उसका प्रचार प्रसार भी किया था। चीन में ही देखिएगा बोधिसेन नामक एक बौद्ध भिक्षुक था जिसने 736 में जापान, कोरिया, मंगोलिया जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था दोस्तों। ये अपने पढ़ भी चुके हैं पहले। बोधिसेन या बोधिसेन आए, एक ही बात है। बुद्ध की एक 71 मीटर ऊंची प्रतिमा जो है मैत्रेय रूप में आज भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, कुछ अब भी रह जाता है, एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो जो बची है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। PDF और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स और वीडियोस के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।